फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे छोटी और पतली नलियों में एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहें तो उस कंटेंट को इंग्लिश में देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का टॉपिक है छोटी नलियों पर यानी पतली नलियों में एंजियोप्लास्टी के कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली पतली एंजियोप्लास्टी में जो स्टेंट्स करे जाते हैं वो ज़्यादातर 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर या 4.5 मिलीमीटर तक की साइजेस की नली में स्टेंट्स अवेलेबल होते हैं। मान के चलिए कि जिस भी नली में 2.5 मिलीमीटर से कम का साइज़ है उन्हें पतली नलियों की कैटेगरी में रखा जाता है। ये नलियों में एंजियोप्लास्टी कंपैरेटिवली उतने अच्छे रिजल्ट्स इसमें नहीं आते हैं। ये नलियों में एंजियोप्लास्टी जब भी आप करते हो तो स्टेंट्स में क्लॉटिंग होने का और रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होता है। नलियों के फटने का, डिसेक्ट होने का, डैमेज होने का चांस कंपैरेटिवली कई गुना ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नली पतली है, स्टेंट की मेटल की थिकनेस तो उतनी ही है। दोनों तरफ से अगर आप स्टेंट में मेटल अगर लगाएंगे तो नली के बीच में जो सतह है वो काफ़ी कम पड़ जाती है। अगर चौड़ी नली है और उसके अंदर बीच में आप स्टेंट लगा रहे हो तो नली में स्पेस काफ़ी है, तो ब्लड को बहने के लिए जगह काफ़ी है, वहाँ क्लॉट जमने का चांस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। थोड़ा भी अगर स्टेंट में रूज बन जाएगा तो रीब्लॉकेज होने का इफेक्ट चौड़ी नली में कंपैरेटिवली कम होगा, पतली नली में ज़्यादा होगा, क्योंकि बीच में जगह ही कम है। अगर पतली नली है, थोड़ा सा भी अगर रूज बन जाएगा तो और दब जाएगा, तो वो उस पतली नली में अगर 10 या थोड़ा सा भी लेयर अगर रूज का बनेगा तो परसेंटेज के हिसाब से वो ज़्यादा माना जाएगा। यानी चौड़ी नली में जितना रूज या कोलेस्ट्रॉल का प्लाक अगर डिपॉजिट होगा तो वो 10-20% लूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। पतली नली में वही अगर आप उतना रूज अगर बन जाता है तो वो 10-20% के बदले 40-50% ऑफ लूमेन एरिया को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो जगह कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसमें काफ़ी ख़राब आते हैं, लॉन्ग टर्म रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए एज फार एज पॉसिबल पतली नलियों में एंजियोप्लास्टी अवॉइड किया जाता है। अवॉइड इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर पतली नली है और कम साइज़ की नली है तो वो कम एरिया को सप्लाई करेगी, ऐसा माना जाता है। जितनी ज़्यादा बड़ी नली होगी वो ज़्यादा एरिया को सप्लाई करेगी। ऑब्वियसली कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट में नलियों का साइज़ नेचुरली पतला होता है या डिफ्यूज डिजीज़ की वजह से पतला हो जाता है, तो वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर किसी बड़ी नली की छोटी ब्रांच में डिजीज़ है तो वो क्योंकि छोटी ब्रांच है और कम साइज़ है तो वो कम एरिया को सप्लाई कर रही है, तो कल को अगर उस नली में ब्लॉकेज आ भी गया और अटैक आ भी गया तो भी उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा हार्ट का पंप फंक्शन डाउन नहीं होगा। मतलब अगर बड़ी नली में हार्ट अटैक आता है तो पंप फंक्शन 60% से सीधा 20-30% पर आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया को सप्लाई करती है। जब वो नली बंद हो जाती है तो काफ़ी बड़े एरिया का ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो जाता है। एज़ कम्पेयर छोटी नलियों में क्योंकि वो कम एरिया को सप्लाई करती हैं तो छोटी नलियों में जो है कंपैरेटिवली ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम एरिया का कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। बड़ी नलियों के हार्ट अटैक में मृत्यु दर 25 से 35% तक जाएगा, डिपेंडिंग कि वो कौन सी नली और कितना बड़ा एरिया सप्लाई कर रही है। जबकि पतली नली के अटैक में मृत्यु दर 1-2%, 5% ही होगा, और वो भी हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना कम एरिया सप्लाई कर रही है कि हार्ट डैमेज ही नहीं होगा। ज़्यादातर उसमें जो भी मृत्यु होगी वो धबकारा अनियमित होने की वजह से या अरिथमिया होने की वजह से आएगी, तो उसमें इतना ज़्यादा लोगों को रिस्क नहीं होगा अगर पेशेंट का हार्ट अटैक आ भी गया तो। और वैसे भी देखिए, आप अगर स्टेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट उतने अच्छे ही नहीं आ रहे, और अगर अटैक आ भी गया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा पेशेंट को। तो इसलिए बेटर ये है कि वैसे लोगों में आप अगर अवॉइडेबल हो तो स्टेंट ना करें। छोटी नलियों के एंजियोप्लास्टी में यूजुअली प्रोसीजर करने में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। जब हम स्टेंट वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं तो क्योंकि फ्लो बीच में जगह कम होती है इसलिए टर्बुलेंस ज़्यादा होता है, तो वैसे केसेस में स्टेंट में क्लॉटिंग आने का चांस भी ज़्यादा रहता है, रीब्लॉकेज आने का चांस भी ज़्यादा रहता है। रेगुलर एंजियोप्लास्टी में जब हम स्टेंट करते हैं तो क्लॉटिंग का चांस 1-2% रहता है, रीब्लॉकेज का चांस 5-7% रहता है। छोटी नलियों के एंजियोप्लास्टी में क्लॉटिंग का चांस 2 या 3 गुना ज़्यादा यानी 3-4% तक भी जा सकता है, रीब्लॉकेज का चांस अराउंड 10% तक जा सकता है। इसलिए ज़्यादातर इस तरह के केसेस में आप सादा स्टेंट या नॉन मेडिकल स्टेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉन मेडिकल स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस और ज़्यादा होता है। नॉन मेडिकल स्टेंट तो बड़ी नली में भी लगभग 25% तक रीब्लॉकेज कर सकता है, और अगर आप वैसी स्टेंट को अगर छोटी नलियों में यूज़ करेंगे
तो रीब्लॉकेज का चांस ऑलमोस्ट 40 to 50% तक जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल अगर पतली साइज़ की नली हो जिनका डायमीटर 2.5 मिलीमीटर से कम है, साइज़ छोटा है, तो वैसी नलियों में मेडिकेटेड स्टेंट ही यूज़ किया जाता है, टॉप क्वालिटी स्टेंट ही यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रीब्लॉकेज का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। इसलिए माना यह जाता है कि अगर वो नली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को सप्लाई नहीं कर रही है, तो एज़ फार एज़ पॉसिबल उसको छोड़ने में ही भलाई है। कई बार ये भी होता है कि अगर वो छोटी नली जो है किसी बड़ी नली का अगर ब्रांच है और नली के ऑस्टियम यानी नली के मुहाने से अगर ब्लॉकेज चालू है, तो अगर आप उस जगह पे स्टेंट करने जाते हैं तो कई बार उस छोटी नली को बचाने के चक्कर में बड़ी नली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप नली के मुहाने से जब स्टेंट चालू करते हैं तो स्टेंट का एक दो स्ट्रट्स यानी स्टेंट की जाली का एक आध टुकड़ा बड़ी नली में भी थोड़ा सा प्रोट्रूड करता है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्टेंट को पोजीशन करना कई बार वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ज़रा भी एक आध मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर भी इधर उधर हो गया तो स्टेंट का या तो ऑस्टियम वाला हिस्सा, अगर स्टेंट नीचे चला गया आधा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर तो वो हिस्सा छूट जाएगा, और अगर वो हिस्सा एक आध मिलीमीटर अगर मेन नली में स्टेंट थोड़ा अंदर आ जाता है तो वो नली मेन नली की फ्लो को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो वैसे केस में आप छोटी नली को बचाने के चक्कर में कई बार बड़ी नली को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर इस केस में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने वाले, फ़ायदा पेशेंट को कुछ नहीं होने वाला, और कई बार कुछ करने के चक्कर में आप ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा करने के बदले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इस डर की वजह से कई बार छोटी नलियों के एंजियोप्लास्टी को एज फार एज पॉसिबल अवॉइड किया जाता है। कोई नली अगर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन को सप्लाई कर रही हो या कोई ऐसी जगह पर नली हो जहाँ पे कोई और ब्रांचेस नहीं आ रही हो, या नली का साइज़ एटलीस्ट 2.5 से ज़्यादा का हो, तो फिर उसमें फिर स्टेंट किया जा सकता है। लेकिन 2.5 मिलीमीटर से कम वाली नली में एज फार एज पॉसिबल अनलेस पेशेंट को बहुत सिम्टम्स आ रहे हो तब तक प्लास्टी नहीं की जाती। सिम्टम्स का भी जहाँ तक लेना देना छोटी नलियों में यूजली पेशेंट को सिम्टम्स भी उतने नहीं होते, क्योंकि उससे भी इशू यही है कि छोटी नली बहुत कम एरिया को सप्लाई कर रही है। बहुत कम एरिया को सप्लाई कर रही है तो बहुत कम एरिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई सेल का कॉम्प्रोमाइज़ है। तो मेहनत अगर करता है आदमी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को वहाँ पे पेन नहीं होता, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, और बाकी नलियों से भी कई बार उस एरिया में कोलैटरल्स थोड़े से आ जाते हैं। समझ लीजिए एक छोटी ब्रांच अगर कॉम्प्रोमाइज़ है या समझ लीजिए बंद भी हो गई तो बाकी नलियाँ जो कि अच्छी खासी चल रही है वो कोलैटरल्स वहाँ पर सप्लाई कर देंगी, और क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया को सप्लाई नहीं कर रही तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, धड़कन का प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और हार्ट फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हार्ट फेलियर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना टिश्यू डैमेज हुआ। जितना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा उतना ज़्यादा हार्ट फेलियर होगा। यहाँ पे नली छोटी है, कम एरिया को सप्लाई कर रही है, तो हार्ट फेलियर होने का चांस कंपेरेटिवली नहीं के बराबर होगा। तो ऐसे केसेस में एज फार एज पॉसिबल एंजियोप्लास्टी नहीं की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू ये कि मान लीजिए में रीब्लॉकेज हो गया, एक बार आपने स्टेंट लगाया उसमें क्लॉट हो गया, एक बार स्टेंट आपने लगाया उसमें रीब्लॉकेज हो गया, तो दूसरी बार वहाँ पे दोबारा स्टेंट डालने में और ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि दूसरी बार वायर को स्टड्स के बीच में जगह बहुत कम है, उसमें से लेके जाना, कई बार क्या होता है स्टड जालियों के बीच में से निकल जाता है, क्योंकि जाली में से जो आप कचरे को क्रश करते हो तो थोड़े गैप्स रहते हैं ताकि ब्रांचेज में से ब्लड जा सके, तो वो जो गैप्स के बीच में से भी कई बार वायर निकल सकता है, जिसकी वजह से ऐसी नलियों में अगर वापस स्टेंट में क्लॉट हो गया या ब्लॉकेज हो गया तो दोबारा प्लास्टी जब आप करने जाओगे तो वो ब्रांच स्टेंट्स की जो जालियां हैं उसके बीच में आपका वायर फंस जाएगा और कॉम्प्लिकेशन रेट कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर अगली बार आप वहाँ पे स्टेंट करने भी जाओगे कि एक स्टेंट डाला पतली नली में, रीब्लॉकेज हो गया, दोबारा स्टेंट डालने जाएंगे तो जगह और कम हो जाएगी, क्योंकि अब की बार पहले का स्टेंट का तो लेयर है, उसके ऊपर एक और स्टेंट का लेयर बिठाना है, बीच में कचरा भी बढ़ गया है जो लास्ट टाइम नहीं था, तो वो जगह को अकोमोडेट करने के लिए छोटी नलियों में स्पेस ही नहीं होता है। तो वैसी नली में अगर रिपीट प्रोसीजर भी अगर करने को आता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते, रीब्लॉकेज का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। अगर स्टेंट डालने के बाद एक बार फेल हो गया प्लास्टी और रीब्लॉकेज आ गया तो दोबारा तो मोस्टली वो एरिया को टच नहीं किया जाता, क्योंकि वो एरिया डैमेज होने की वजह से या स्टेंट ब्लॉकेज होने की वजह से ज़्यादातर जितना डैमेज होना था वो हो चुका है। अब वहाँ पे अगर आप दोबारा छेड़छाड़ करने को जाएंगे या दोबारा स्टेंट डालने को जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा, फ़ायदा होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ऐसी नलियों में आप इंट्राकार्डिक इमेजिंग को भी यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नली इंट्राकार्डिक इमेजिंग में जो कैथेटर्स यूज़ होते हैं उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 1 से 1.5 मिलीमीटर का होता है। तो जो अगर नली ऑलरेडी पतली है या नली का डायमीटर 2 या 2.25 मिलीमीटर का है, वहाँ पे इंट्राकार्डिक इमेजिंग का कैथेटर को कई बार घुसा पाना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में एक प्रॉपर नलियों का साइजिंग कर पाना भी मुश्किल होता है, और इंट्राकार्डिक इमेजिंग वगैरह को भी अगर आप यूज़ करने जाओगे तो कैथेटर डैमेज होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, इमेज क्वालिटी भी
उतनी अच्छी नहीं रहेगी और कैथेटर के फंसने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो वैसे केसेस में आपको इंट्राकार्डियक इमेजिंग का सहारा भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू ये कि बाई चांस अगर उस एरिया में समझ लीजिए नली में क्रैक आ गया, नली में अगर क्रैक आ गया तो वो क्रैक मेन नली में भी एक्सटेंड कर सकता है, वहाँ पे भी क्लॉट बना सकता है। वो क्रैक अगर उस एरिया में हो गया तो नली में री एंटर करना वायर को बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लीजिए क्रैक का मतलब है कि नली की दीवार में तरेड़ आ गई, क्रैक आ गया, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया। तो अगर आपका वायर आपको वहाँ पे लेके जाना है प्लास्टिक के लिए तो क्रैक हो गया तो री एंटर करना बहुत मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। अगली बार आप स्टेंट को प्रॉपर्ली पोजीशन नहीं कर पाओगे ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी। इसलिए वहाँ पे नॉर्मली अगर छोटा मोटा कोई ब्लॉकेज होता है तो सिंपल बलून भी नहीं करते हैं, क्योंकि बलून करने से भी कई बार क्रैक हो गया तो वहाँ पे वायरिंग फिर से कर पाना मुश्किल होगा। और क्रैक का जो नेक्स्ट स्टेज होता है जिससे परफोरेशन बोलते हैं, यानी नली अगर बाई चांस क्रैक के बाद फटी गई तो आपको और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि बहुत पतली नलियों में उस नली को बंद कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉट वगैरह ले जाके या ग्लू ले जाके जो उसको बंद करना होता है वो भी मुश्किल पड़ता है। बंद अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पे कवर्ड स्टेंट करना भी बहुत मुश्किल होता है, कि कवर्ड स्टेंट मतलब प्लास्टिक कोटेड स्टेंट आता है जिसको हम बड़ी नली में ब्लॉकेज के अक्रॉस लगा के नली को बंद कर देते हैं साइड्स की ब्रांचेस को, ताकि वो जो छेद है जिसकी वजह से ब्लीडिंग अंदर चालू हो गई है वो बंद हो जाए। तो कवर्ड स्टेंट अगर पतली नली में अगर क्रैक हो गया तो वहाँ कवर्ड स्टेंट का थिकनेस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ जा ही नहीं पाएगा कवर्ड स्टेंट। तो कवर्ड स्टेंट अगर वैसे केस में मजबूरी अगर करनी भी पड़ गई तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे, कई बार इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि पेशेंट मर ही जाएगा। तो छोटी नलियों में ज़्यादातर प्लास्टिक करना कॉम्प्लिकेटेड है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, और कई बार अगर आपने कर भी दिया तो उसमें अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए, डिसेक्ट हो गई, परफोरेट हो गई, क्लॉट हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। और कई बार उसके चक्कर में आप बचाने जाते हो छोटी नली को और उसके चलते आपकी बड़ी नली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसमें पेशेंट को फ़ायदा होने के बदले कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए काफ़ी लोग जो हमको पूछते हैं कि साहब छोटी नली है, इसमें डॉक्टर ने बोला है 70-80% है, इसमें स्टेंट करना चाहिए कि नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मैं स्टेंट करवाना चाहता हूँ। तो हम वैसे लोग को इसलिए मना करते हैं कि अगर छोटी नली है तो उसमें फ़ायदा होने के बदले नुकसान होगा, और अगर इंट्रा प्रोसीजर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ेगा, और कई बार छोटी नली को बचाने के चक्कर में भी पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इसलिए वैसी नलियों को ट्रीटमेंट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। मजबूरी नहीं हो तो उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी उसके साथ छेड़छाड़ करने में आपको परेशानी ही होगी, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट की जान जाने का रिस्क बढ़ जाएगा। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पस ये था कि छोटी नलियों के एंजियोप्लास्टी यानी स्मॉल वेसल एंजियोप्लास्टी के बारे में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ये क्या होता है और इसमें क्यों हम एंजियोप्लास्टी अवॉइड करते हैं, और अगर करने जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उस बारे में हमने बात की। हमारे चैनल का बेसिक पर्पस ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके और अपने फैमिली और अपनी लाइफ को, अपने पेशेंट्स की लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम डेफिनेटली फ्यूचर में उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टॉपिक को एंड तक देखा, और छोटी वेसल की एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ डेफिनेटली आपको जानकारी इससे मिली होगी। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने जो नया चैनल स्टार्ट किया है उसे सब्सक्राइब करें, और इस कंटेंट को जो लोग उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उससे लिंक को शेयर कर सकते हैं उनके साथ। थैंक यू।